हाँ, तो विज्ञान कक्षा 10। इससे पहले हमने धातु कर्म में आपको बताया था खनिज क्या होते हैं, अयस्क किन्हें कहते हैं, इनमें क्या अंतर है। इसके बाद हमने आपको निस्तापन, भर्जन, गालक के बारे में बताया था। अब चलते हैं हम अयस्क को जो है सक्रियता श्रेणी के आधार पर कैसे उनसे धातुओं को अलग किया जाता है, यानी सक्रियता श्रेणी पर आधारित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में हमने आपको बताया था कि जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखी गई हैं वो ज़्यादा सक्रिय होती हैं, क्रियाशीलता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी उनकी अधिक होती है। जो धातुएं बीच में हैं ये अवशक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, और जो नीचे होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बहुत कम होती है। और ये भी आपको हमने बताया था कि सोना और प्लेटिनम ये अक्रिय या उत्कृष्ट धातुओं में कहलाते हैं, क्योंकि सामान्यतः ये क्रिया नहीं करते हैं। सोना इन सबको पिघलाने के लिए अक्सर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण होता है जो 3:1 अनुपात में होता है, अम्लराज कहते हैं, इसमें घोला जाता है। इसलिए कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन सा तत्व है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो आप गोल्ड सोना कह सकते हैं, प्लेटिनम कह सकते हैं। अब बताते हैं धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। तो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं श्रेणी में सबसे ऊपर हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातु का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर आती हैं उनका निष्कर्षण हम कैसे करेंगे। ऊपर से मतलब यह कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनकी विद्युत धनात्मकता जो है ज़्यादा होती है। इनके ऑक्साइड को हम कार्बन या किसी के द्वारा आसानी से अपचयित नहीं कर सकते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली जो धातुएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें कार्बन द्वारा हम अपचयित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे धातुओं के जो यौगिक होते हैं इनके जो है विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुओं के निष्कर्षण के लिए इन्हें विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा अलग करते हैं। अब जैसे सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिना है, इनसे इनको कैसे अलग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे सोडियम का एक अयस्क है सोडियम क्लोराइड के रूप में, सबसे पहले जब इनको हम जल में घोलेंगे तो ये सोडियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। सोडियम धनावेशित है, ये कैथोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और सोडियम में बदल जाएगा। ये घटना घटती है कैथोड पर, कैथोड के आवेशित। क्लोराइड आयन जाएगा एनोड पर और ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और बदल जाएगा क्लोरीन में। चूंकि नवजात क्लोरीन अकेले नहीं होता है, Cl2 के रूप में, तो आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ भी आप इसको दिखा सकते हैं। और ये होता है एनोड पर। तो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर सोडियम
एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होता है। चूंकि ये जलीय विलयन है तो अक्सर सोडियम जो है जल से क्रिया करके, अक्सर सोडियम जो है वो जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के रूप में मिलता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस वाष्पों में प्राप्त होता है। यह आगे क्रिया है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कराया जाए तो कैथोड पर सोडियम, एनोड पर जो है क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। दूसरी बात आती है सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातु। अब सक्रियता श्रेणी के मध्य आने वाली धातु का निष्कर्षण। अब सक्रियता श्रेणी के जो मध्य में आने वाली धातुएं हैं इनका निष्कर्षण हम कैसे करेंगे। अब मानी बात है कि इनकी जो है सक्रियता या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अपेक्षाकृत कुछ कम होती है। अब जैसे जिंक है, इसी ग्रुप में आपका आता है जिंक। इनके हम अयस्क से अलग करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको पहले बता दें इसके बीच में आने वाले जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, इन सबको कैसे हम अलग करेंगे। तो जिंक का एक अयस्क है जिसका नाम है जिंक ब्लेंड। ये सल्फाइड अयस्क है। तो जब इसको वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये बदल जाता है जिंक ऑक्साइड में, और फिर इसको जो है कोक के साथ अपचयन कराने पर जिंक ऑक्साइड जो है जिंक के रूप में अपचयित हो जाता है। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य आने वाली धातुएं जैसा कि होता है जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इनका जो है इनके अयस्क से अलग करने के लिए अपचयन जो है कोक द्वारा भी कराया जाता है। अब हम लेते हैं जिंक ब्लेंड के बारे में बात करते हैं। भर्जन किया जा रहा है, जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाई ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, 2 2 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो सल्फर भी हो जाएगा आपका SO2। जिंक ऑक्साइड सल्फर डाई ऑक्साइड में बदलेगा, बैलेंस 2 2 3। अब ये बन गया जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ यानी कार्बन के साथ गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड हो जाता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड बनता है। और ज़्यादा अगर कार्बन की कमी होगी तो कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से कार्बन द्वारा इसका अपचयन किया गया। इसी तरह जिंक का एक अयस्क है कैलेमाइन, कार्बोनेट अयस्क है जिंक कार्बोनेट। आप गर्म करेंगे जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जिंक ऑक्साइड कोक के साथ अपचयित करने पर जिंक प्राप्त होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए मध्य में आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। कभी इस पर प्रश्न पूछा गया है कि जिंक के अयस्क से जिंक कैसे प्राप्त करते हैं। तो याद देखिए Z2 ZnS + 3O2 चेंज to ZnO + 2SO2। इसके बाद जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म किया गया, जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट चेंज ZnO + CO2, ZnO + C चेंज Zn + CO। तो ये है मध्य में आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। याद रहे जिंक ब्लेंड अयस्क का नाम है, जिंक सल्फाइड के रूप में मौजूद है। ये जिंक कार्बोनेट के रूप में मौजूद है, इस अयस्क का नाम है कैलेमाइन। अब आते हैं
सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे कम होती है। ये बहुत आसानी से इनके ऑक्साइड जो है वो अलग हो जाते हैं। अब जैसे देखा जाए सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले जैसे कि मरकरी वगैरह हैं, आप जानते हैं, तो मरकरी है, सिल्वर है, इनके ऑक्साइड को आप गर्म करिए धातु अलग हो जाता है, धातु अपचयित हो जाता है। तो मरकरी का एक अयस्क है सिनेबार, सल्फाइड अयस्क है HgS। तो सिनेबार को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, और जिंक ऑक्साइड जो है वो जो है मरकरी का सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके मरकरी के ऑक्साइड में बदल जाता है, और मरकरी का ऑक्साइड फिर मरकरी में अपचयित हो जाता है। पारा या मरकरी, पारा को ही मरकरी बोलते हैं, इसका सिंबल जो है वो Hg है। तो इसका एक अयस्क है सिनेबार, हम लिख करके ही दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो सक्रियता श्रेणी में नंबर 3 सक्रियता श्रेणी में चल नहीं रहा है। नीचे आने वाली धातु, इसका डिस्कशन हम कैसे करेंगे। तो चूंकि इनकी सक्रियता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है, कम होती है, बल्कि कहिए क्षमता कम होती है, तो ये आसानी से इनके ऑक्साइड अपचयित हो जाते हैं। जैसे सिनेबार, अभी हमने आपको बताया कि मरकरी का जो है एक अयस्क है जिसका नाम है सिनेबार HgS। अब सिनेबार को जब गर्म किया जाएगा तो सबसे पहले ये बदल जाएगा ऑक्साइड में, पहले कर लेते हैं 2 सल्फर 2, और अब इसके ऑक्साइड को जब गर्म करेंगे, ये गर्म करने का सिंबल है, तो मरकरी अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो है सक्रियता श्रेणी में धातुएं जो अपनी अपनी जगह पर 3 हिस्से में हैं, अधिक क्रिया करने वाली, मध्य में आने वाली, सबसे कम क्रिया करने वाली, तीनों को इस तरह से निष्कर्षित किया जाता है।